भाई आकर, भाई आकर, ढाई आकर प्रेम कर, ढाई आकर, भाई आकर, भाई आकर। नमस्कार, मैं मानुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर ढाई आखर में। ढाई आखर एक ऐसी जगह जहाँ हम साथ चलते हैं कला के क्षेत्र में, चाहे संगीत हो या कविता या लेखन या फिर कोई भी और क्षेत्र। हमरा ही वही, मगर हमारा उद्देश्य सबके दिलों तक पहुंचना। आज हम अपनी इस तीसरी कड़ी में जगजीत सिंह जी का गजल गायकी के क्षेत्र में जो योगदान रहा, उसकी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं नरेश कुमार जी के साथ और जसविंदर सिंह बंटी जी के साथ। आइए आज हम कुछ और ऐसी बातें जानें जगजीत सिंह जी के गजल गायकी ही नहीं बल्कि संगीत के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा, उसके बारे में कुछ नई बातें, कुछ अनूठी बातें। स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। नमस्कार नरेश जी, नमस्कार जसविंदर जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस ढाई आखर के तीसरे एपिसोड में, जहां हम जगजीत सिंह जी के गजल गायकी में युग परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। नरेश जी, हम इस बातचीत को फिर से आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमने देखा कि पिछले एपिसोड में हमने ज्यादातर बात की उनके 80 के दशक तक की, कि उनका कैसा रहा, या थोड़ी से शायद शुरुआती दौर के 90 के दशक की भी। आप जरा हमें बताएंगे उसके बाद का उनका कैसा रहा, एक ढांचा सा कि किस तरह का सफर रहा उनका, संक्षेप में। 90s का दशक तो उनके करियर का सबसे बिजी दशक रहा है उनके लिए, बिकॉज सबसे ज्यादा एल्बम्स आए 90s के दशक में उनके, गजलों के या भजनों के, सब कुछ। और कॉन्सर्ट्स भी उनके बहुत ज्यादा होने लगे 90s में, क्योंकि चित्रा जी ने गाना बंद कर दिया था, तो जगजीत जी वाज अलोन एंड ही वाज ट्रैवलिंग अ लॉट, तो हर जगह प्लेंटी ऑफ कॉन्सर्ट्स। तो 90s का दशक जो है सबसे ज्यादा बिजी दशक था उनके लिए। और उन्होंने एक नई चीज जो शुरू करी, पहले से थी लेकिन थोड़ा ज्यादा हुई इस दशक में, और वो ये है कि किसी एक शायर का कलाम लेके उन्होंने पूरा एक एल्बम बना देना उनकी गजलों का। तो वो पहले आया इनसाइट, निदा फाजली साहब का वो बनाया उन्होंने एल्बम। उसके बाद जावेद अख्तर के साथ 2 एल्बम हुई, और गुलजार साहब के साथ भी 2 एल्बम्स हुई। तो ये सब होती रही। तो इट वाज अ वेरी बिजी टाइम फॉर हिम एंड ही डिड लॉट ऑफ वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता। आग का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता 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 है। जसविंदर जी, आप अगर हमें जगजीत सिंह जी के 90 के दशक से कुछ गजलें गाकर सुनाएं, 1 या 2।
जी श्योर, मैं आपको सिर्फ मेरी नहीं कि सबकी ही जो फेवरेट गज़ल है, होश वालों को खबर, वाह वो क्या बात है। वो पेश करता हूँ आपके लिए कुछ लाइनें उसकी। ला 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 ला। ला 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 ला। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। ओ जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। जसविंदर जी, ये गजलें तो हैं ही मशहूर, आपने गाई भी इतनी खूबसूरती के साथ कि बिल्कुल चार चांद लगा दिया। आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नरेश जी, अभी हम जैसे कि देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं जगजीत सिंह जी के गजलों के बारे में, और भी कई तरह के उन्होंने जो गाने गाए डिवोशनल सॉन्ग्स के बारे में। मगर मैं ये जानती हूँ कि जब वो कॉन्सर्ट्स में गाया करते थे तो उनके पंजाबी में गाए हुए जो गाने होते थे वो बिल्कुल धूम मचा देते थे और दर्शक उन्हें बहुत पसंद करते थे। तो क्या उन्होंने और भी किसी तरह के किसी और लैंग्वेजेस में भी गाने गाए? हाँ, उन्होंने कई लैंग्वेजेस में गाए हैं। कॉन्सर्ट्स में वैसे पंजाबी गीत तो होते ही थे, और जब चित्रा जी साथ में गाते थे तो चित्रा जी उनके साथ बंगाली गाने भी गाते थे, बंगाली गीत। साथ ही में पूरे करियर में जगजीत साहब ने कुल मिला के 13 अलग अलग भाषाओं में गाया है। 13? हाँ, 13 कुल मिला के, जहां तक मैं जानता हूँ। उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने 13 तक गिने हैं। जैसे अवधी हो गया, असमीस हो गया, और बंगाली हो गया, गुजराती, संस्कृत है, बिकॉज श्लोक वगैरह उन्होंने डिवोशनल में गाए हैं। उसके बाद ये सिंधी, और टोटली 13 है
मैंने गिने हैं 13। नेपाली हो गया, नेपाली एल्बम भी एक उन्होंने बाद में बनाया था। अलग अलग भाषाओं का गाने का जो सिलसिला है उनका बहुत पहले शुरू हो गया था, जब वो जिंगल्स करते थे रेडियो के लिए। उनको इनफैक्ट ही वाज नोन एज जिंगल सिंह। अच्छा। और चित्रा जी वाज नोन एज जिंगल क्वीन। ये तो उनकी शादी के पहले की बात है ये। जी। और इन दोनों की मुलाकात भी उसी सिलसिले में हुई थी, जिंगल्स रिकॉर्डिंग में शुरू हुई थी प्रैक्टिकली। तो बाद में भी उन्होंने गाए। एड वर्ल्ड से उनका रिश्ता तो उतना ज्यादा नहीं रहा था जितना के पहले था, बट ही हैज संग जिंगल्स इवन लेटर इन हिज करियर। दिल चाहा था जो आशियां मिल गया रॉयल लग्जरी मल्टी। रौनके रंग से ये जहां खिल गया। न जाने क्या बात है इन दीवारों में, मुझे अपने घर में ही नहीं सुरों में भी नए रंग नजर आने लगे हैं। रौनक रॉयल की, जो घर की हर चीज में नई जान डाल दे। डालडा की दुनिया में झांके जरा, कौन हर सुबह सभी को संवारे, किसकी ये आंखें हैं प्यार के तारे। ये नरमी ये गर्मी डालडा से लाए, ये स्वाद ये चेहरे पे रौनक जगाए। वो तुम हो तुम ही हो, तुम पे है नाज, तुम ही तो हो ममता की आवाज। असली वनस्पति डालडा आज भी ममता की कसौटी पर खरा। रिश्ता हमारे दिल का किसी से अगर नहीं, ये चाहत ये प्यार ये बंधन ये घर नहीं, रिश्तों से है जुड़ा हुआ खुशियों का सिलसिला। रंगों का खुशबू का बहारों का सिलसिला। हम तुम है साथ साथ तो मुश्किल सफर नहीं, मंजिल का है यकीन भटकने का डर नहीं। और फिर 1981 में जो हमारी इंडिया की सबसे पहली टॉकी फिल्म जो बनी थी, आलमारा बनी थी 1931। तो 1981 में उसके 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए जगजीत साहब को बोला गया कि एक नज़म जो कैफी आज़मी साहब ने लिखी थी, जो कि पूरी कहानी है ये आलमारा फिल्म की जो कहानी है जी। उसको एक शॉर्ट फिल्म के रूप में बनाना चाहते थे फिल्म्स डिवीजन वाले। तो उसकी कॉम्पोजिशन भी जगजीत साहब ने की थी, और वो 20 मिनट की लंबी नज़म है वो, जो पूरी कहानी दोहराती है आलमारा की। तो वो जगजीत साहब ने गाया था। क्या बात है। पुरानी किताबें हैं उसकी गवाह, कमरपुर में था कोई बादशाह, तरसता था औलाद को बादशाह, हसीने भी दिल से निकलती थी आ, मगर बेगमों को वो करता था प्यार, बड़ी का अगर नाम था नौबहार, तो छोटी को कहता था वो दिल बहार। महल के था नजदीक एक रास्ता, फकीरों से गुजरा ये गाता हुआ, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है कर देने की, अरे कुछ चाहे तो मांग ले मुझसे, हिम्मत हो कर लेने की। और भी कई चीजें उन्होंने किए हैं थ्रू आउट हिज करियर। इस तरह के प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जैसे एक मुझे याद आ रहा है गोलकोंडा फोर्ट जो है आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ उनका साउंड एंड लाइट शो होता है। तो उसका जो ट्यून है, उसका जो गीत है,
वो जगजीत साहब ने गाया था और उसकी कमेंट्री दी थी अमिताभ बच्चन ने, और ये बहुत ही कामयाब है, आजकल भी सुना है मैंने, चल रही है साउंड एंड लाइट शो गोलकोंडा में। जो कायम रही कैफियत बस यही थी उसी यार की, गोलकोंडा की अजमत का कहना भी क्या, ये किला है निशान उस निशान की, ये किला है निशान उस निशान की, ये किला है निशान उस निशान की। उनके लास्ट 10-12 साल पर्टिकुलरली इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा जो उनके एल्बम्स आए हैं वो डिवोशनल एल्बम्स हैं, शबद हैं, कीर्तन हैं, भजन हैं, सब कुछ, plenty of albums during the last 10 years of his career. तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा, ऐ मेरे खुदा। नरेश जी, आपने इतनी नई नई बातें बताई हैं आज हमें और हमारे दर्शकों को। मुझे लगता है कि बहुत से दर्शकों को बहुत कुछ पता नहीं रहा होगा जो कि आज उन्हें पता चला, क्योंकि हमारे साथ जसविंदर सिंह जी मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगी कि जसविंदर सिंह जी, अगर अभी आप डिवोशनल सॉन्ग्स की बात कर रहे थे तो वो अगर हमें एक और शब्द सुनाए। मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नो तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दा रहना, मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नो, मित्र प्यारे नो, मित्र प्यारे नो। जसविंदर जी, एकदम भक्तिमय हो गया है वातावरण।
बहुत 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 सुंदर। शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद। नरेश जी, हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पहले एपिसोड में हमने बातचीत की थी जगजीत सिंह जी किस तरह से नए कलाकारों को, नए शायरों को बड़ा प्रोत्साहन देते थे, और उन्होंने खुद उस समय के जो नए शायर थे उनकी गजलों को उन्होंने गाया और घर घर तक, लोगों के दिलों तक पहुंचाया, और वो शायर बड़े ही मशहूर शायर हुए बाद में चलकर। इसी तरह से हम जानते हैं कि वो नए गायकों को भी उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन दिया। हमारे सामने ही मौजूद है जसविंदर सिंह बंटी जी, जिनको कि उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया कि उनके एल्बम्स रिलीज किए, और ये तो खैर शागिर्द ही रहे उनके। आप थोड़ा सा बताएंगे उनके इसके बारे में कि उन्होंने किस तरह से और गायकों को भी प्रोत्साहन दिया? उनका जो शुरुआती सफर की शुरुआत जो उन्होंने की थी 65 में, और 65 से लेके उनको 76 तक मेहनत करनी पड़ी टू गेट हिज फर्स्ट एलपी रिकॉर्ड। तो इट वाजंट इजी फॉर हिम, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 1980 में, मतलब अनफॉरगेटेबल्स के 4 साल बाद, ही मेड एन एल्बम ऑफ यंग सिंगर्स। उनको उसका नाम भी दिया गया बहुत अच्छा, ब्राइटेस्ट टैलेंट्स ऑफ द 80s। तो उनको लेके ही टुक टोटली न्यू सिंगर्स, जैसे अशोक खोसला थे, सुमिता चक्रवर्ती थी, और सीमा शर्मा थी, और फिर घनश्याम वासवानी, विनोद सहगल, इन सबको लेके उन्होंने वो एल्बम बनाया था, ब्राइटेस्ट टैलेंट्स ऑफ द 80s। और बाद में भी इनके लिए, विनोद सहगल के लिए एक एल्बम उन्होंने बनाया, और घनश्याम वासवानी जी के लिए भी बनाया उन्होंने अलग से एल्बम। और ये उनकी दूसरे कुछ फिल्मों में भी गाया विनोद सहगल और घनश्याम वासवानी ने। तो ये उनका नेचर था, ही हैड अ हेल्पफुल नेचर, ही वुड हेल्प ऑल डिजर्विंग पीपल जो भी हैं, या जिनको यू नो ही लाइक समबडी एंड देखते हैं कि उनमें टैलेंट है, तो ही वुड डू हिज बेस्ट टू हेल्प देम। बाद में उन्होंने फिल्म सिंगर्स को भी, जैसे कुमार सानू हैं और अभिजीत हैं, इनको भी उन्होंने पहले चांस दिया था। तो दैट वाज हिज नेचर, ये हेल्पफुल नेचर तो है, तो था उनका थ्रू आउट हिज करियर। कैसे तेरे बगैर गुजारी तमाम रात, कैसे तेरे बगैर गुजारी तमाम रात, शीशे में हमने जान उतारी तमाम रात, कैसे तेरे बगैर गुजारी तमाम रात। यंगर जनरेशन के कुछ नाम मेरे जहन में उभरते हैं जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। वो हैं विनोद सहगल, घनश्याम वासवानी। झूम के जब भी आ जाता है सावन तेरी यादों का, झूम के जब भी आ जाता है सावन तेरी यादों का, जख्म दिल महका जाता है सावन तेरी यादों का। कातिल पे एतबार किया है कभी कभी, यूं खुद को बेकरार किया है कभी कभी, कातिल पे एतबार किया है कभी कभी। हारमोनियम पे जो बैठे हैं जसविंदर, बंटी भी कहते हैं प्यार से। इनको तो आप अक्सर मिलते रहते हैं, तो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद हिम। मेरे जाने के बाद
आपको इनसे साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। यूं ना रह कर हमें तरसाइए, आइए आ जाइए, आइए आ जाइए, आ जाइए। यूं ना रह कर हमें तरसाइए। जसविंदर सिंह जी, आप तो खुद ही शागिर्द रहे हैं, एकदम डायरेक्ट डिसाइपल जिसे हम कहते हैं जगजीत सिंह जी के, और आपका उनके साथ अनुभव आपने कुछ साझा किया हमारे पहले एपिसोड में। मगर आप जरा हमें बताएं कि उनके सिखाने का तरीका क्या था, उनके प्रोत्साहन देने का तरीका कैसा था? आपका तो उनके साथ बहुत ही बिल्कुल ही करीबी रिश्ता रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग थी उनसे, उनको मिलना, उनसे सीखना, उनके इतना नज़दीक रहना और डेली बेसिस पे बातें करनी। कभी भी फ़ोन आ जाता है और मैं कर देता हूँ, तो ऐसा चल रहा था हमारा आपस में। और उसके जब आते थे यहाँ पे, मैंने ज़्यादा उनसे जो ट्रेनिंग गज़ल की ली है कि कंपोज़ करना, गज़ल की सिलेक्शन करना और अल्फाजों की अदायगी। मेन जो बात है कि गज़ल एक गायकी नहीं, एक फ़ील का नाम है। जो शायर लिखता है वो आपके दिलो दिमाग पर छा जाना चाहिए वो सुनते, बिकॉज वी डोंट हैव नो पिक्चराइजेशन ना। व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, आप गाड़ी चला रहे हो, उसमें आप एक सीडी लगाई है जगजीत साहब की, तो आप ड्राइव कर रहे हो, मगर वो सुनते सुनते फीलिंग से आपके जहन में एक तस्वीर बन जाए गज़ल की। तो वो चीज़ें उनसे बहुत सीखी मैंने। और जब यहाँ आते थे, मैंने अक्सर उनको देखा रियाज़ करते हुए, गाड़ी में हम जा भी रहे हैं तो लगे हुए हैं अपने वो लगे हैं, बस रियाज़ वो चल रहा है उनका। तो एक वाक़या मुझे याद है कि 90s में तो मैं बैठा हुआ था तो हारमोनियम पे, तो मुझे कहते हैं कंपोज कर लेते हो बंटी, कंपोज कर लेते हो? मैं कहा जी मैं कर लेता हूँ, तो सुनाओ कुछ। तो तब उन दिनों में साहिर लुधियानवी साहब की गज़ल थी कि मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरेबां सी लिया मैंने, ज़माने अब तो खुश हो, जहर ये भी पी लिया मैंने। तो मुझे कहते सुनाओ, तो मैंने सुनाई उनको गज़ल सुनी उन्होंने। और मैं आपको गा के सुनाऊँ तो आपको उसका स्टोरी का आपको मालूम पड़ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी 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 जरूर। गिव मी 1 सेकंड। मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरेबां सी लिया मैंने, ज़माने अब तो खुश हो, जहर ये भी पी लिया मैंने। तो जब मैंने ये गाया तो मैं नीचे कारपेट पे बैठा था और वो बिल्कुल मेरे ऊपर खड़े मुझे वॉच कर रहे थे। तो कैसे कहते हैं कि ये जो जहर पीने की अदायगी है तो बड़ा इजी है, थोड़ा ज़ोर लगाओ। ऐसे ऊपर से झुक के उन्होंने वैसे ऐसे सुर लगा के मुझे बताने लगे। तो मैं वो कैसे बनी वो गज़ल उसके बाद, ज़माने अब तो खुश हो, जहर ये भी पी लिया मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने, गिरेबां सी लिया मैंने। तो देखो ये गुरुओं की ये छोटी सी हल्की सी उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या, देखो पूरी कंपोजिशन चेंज हो गई। रखा था जिसे मैंने कभी उनकी याद में, रखा था जिसे मैंने कभी उनकी याद में, एक फूल मिला है मुझे मेरी किताब में, एक फूल मिला है मुझे मेरी किताब में।
टेक्निक्स उनसे सीखी। जब भी जाना हमने तो अक्सर गाड़ी में वो क्लासिकल सुना करते थे, तो गज़लें भी सुनना, और मेरे फादर साहब के साथ बैठ के उन्होंने शब्दों की रिसर्च। नरेश जानते हैं, यहाँ थे एक दफ़ा वो भी, जब वो गज़ल वगैरह और भजन उनसे आके सीखते थे, शब्द उनसे मतलब सीखते, मतलब नहीं, जब शब्द उनसे भी कोई नई पुरातन कोई शब्द बताओ, कोई पुरातन कंपोजिशन, उनको बहुत शौक़ था म्यूज़िक का, चाहे वो गुरबानी हो, गज़ल हो, कुछ भी हो। तो ये सब कुछ हमने देखा और सीखा। आपका ये अपने जो आपने जो भी बताया, ये जो आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जी, आपके जी। जो ये अनुभव रहे हैं जगजीत सिंह जी के साथ, ये इतने प्रेशियस हैं, एकदम अमूल्य, बिल्कुल। और उनको आपने हमारे सबके साथ साझा किया, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका कि आपने इतने अच्छी ऑडियंस के सामने मुझे कुछ कहने का मौका मिला, और ख़ासकर नरेश भाई साहब, जो कि जगजीत साहब को मतलब जितना वो जानते हैं, जितनी रिसर्च उनकी है, मैं नहीं समझता एज ए शागिर्द ऑफ जगजीत साहब और क्लोज़ फ्रेंड ऑफ जगजीत साहब एनीबॉडी नोस, क्योंकि मैं उनसे भी पूछता रहता था मैं, तो वो भी पूछते थे नरेश का क्या हाल है, मैं कहा बिजी हैं आजकल। तो ही नोज सो मैनी थिंग अबाउट हिम एंड ही नोज अबाउट हिम। सो थैंक यू आपका और आपके सभी ढाई आकर सुनने वालों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जसविंदर जी, हम थोड़ी-सी और बातचीत करते हैं अब नरेश जी के साथ, और उसके बाद फिर हम आपसे कहेंगे कुछ सुनाने के लिए। नरेश जी, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं और हम अब आखिरी पड़ाव पर हैं जगजीत सिंह जी के इस सफ़र के साथ जो हम चल रहे थे। ये हमारी जगजीत सिंह जी की गज़ल गायकी के क्षेत्र में जो उन्होंने युग परिवर्तन किया, इस कड़ी का आखिरी पड़ाव, अंतिम कड़ी होगी यह। हमने लगभग सभी बातें की। हमने उनकी गज़लों के बारे में बातें की, हमने ये जाना कि वो जिंगल्स तक गाते थे और गाते रहे। शुरुआत तो खैर उन्होंने की थी। टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए, और फिर मुझे जिज्ञासा ये है कि क्या कुछ बाकी रह भी गया था? हमारे लिए क्या है ना कि ये तो वही बात हुई ना, आशिकी, सब्र तलब और तमन्ना बेताब। इन्होंने इतना कुछ किया हमारे लिए, लेकिन फिर भी कुछ चीजें इधर उधर रह गई। कैसे मैं कह सकता हूँ कि इधर उधर कुछ चीजें रह गई। मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ तकरीबन 45 साल से। तो न्यूज़पेपर्स में आते थे उनके इंटरव्यूज, कभी कभी मैगजीन्स में आते थे, वो सब अभी भी हैं मेरे पास, पुराने क्लिपिंग्स, प्रेस आर्टिकल्स वगैरह, इंटरव्यूज। तो उसमें यूजुअली यही सवाल होता है, हर इंटरव्यूअर का सवाल यही होता है कि आजकल क्या चल रहा है, क्या नया प्रोजेक्ट है, क्या नई चीज, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन राइट नाउ। इस तरह का सवाल तो हर जर्नलिस्ट पूछता था उनसे, और वो जवाब भी देते थे। एंड उस तरह के जो कई प्रपोजल्स उन्होंने बोला कि इसके बारे में बात हो रही है और बात बढ़ेगी शायद, लेकिन वो बातें बढ़ी नहीं। उस तरह के कई एग्जांपल्स हैं। एक तो उन्होंने, जब मेहदी हसन साहब पहली बार इंडिया आए थे, तो इट वाज अ बिग सेंसेशन। मेहदी हसन साहब पहली बार इंडिया में आके गा रहे हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह। तो उस दौरान एक इंटरव्यू निकला था उनके जाने के बाद, इंडिया से जब वापस चले गए थे, तो एक आर्टिकल आया था, तो उसमें ये लिखा गया था कि एक प्रपोजल है कि एक एल्बम बनाया जाए जिसमें जगजीत साहब कंपोज करेंगे मेहदी हसन के लिए, और मेहदी हसन साहब कंपोज करेंगे जगजीत जी के लिए। जी। 8 गजलों का, 4 इनका 4 उनका करके, इस तरह का एक क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन। तो ये, इसके बारे में जगजीत साहब ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बात बनी नहीं किसी वजह से। वो मेहदी साहब तो अपने कॉन्सर्ट टूर में वगैरह बिजी रहे, तो जगजीत साहब अपने काम में बिजी रहे, तो वो बात बनी नहीं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसका एक फायदा हुआ कि थोड़े सालों बाद वो गुलाम अली और आशा भोसले का एक कोलैबोरेशन बन गया, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर आइडिया। ओनली थिंग इज आशा जी तो कंपोजर नहीं थी, तो आशा जी ने कंपोज नहीं किया, लेकिन गुलाम अली ने कंपोज किया। एक वो चीज थी जो मेहदी हसन साहब और जगजीत साहब का अगर जॉइंट एल्बम बन जाता तो
क्या होता। सो वो नहीं हुआ। और दूसरा, इस तरह की कई चीजें हैं। एक तो अली सरदार जाफरी साहब ने बताया था कि कहकशां के लिए जो पोइट्स उन्होंने चुने थे उनमें फैज अहमद फैज भी शामिल थे पहले। जी और जाफरी साहब वांटेड टू गो टू पाकिस्तान बिकॉज फैज साहब तो वहां रहते थे ना, और मॉडर्न है, ऐसे नहीं मेडिवल पोएट नहीं है, मॉडर्न पोएट हैं। तो ही वांटेड टू डू द सीरियल रिकॉर्डिंग शूटिंग वहां पे करना चाहते थे वो, लेकिन उनको परमिशन मिला नहीं, तो फैज अहमद फैज को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उसका नुकसान हम जगजीत फैंस को ये हुआ कि वो एक मौका होता जगजीत साहब को टू एक्चुअली कंपोज फैज अहमद फैज साहब की गजल्स इन अ प्रॉपर एल्बम, बिकॉज कॉन्सर्ट में एक आध इधर उधर गाया उन्होंने, लेकिन फैज की शायरी बहुत कम गाई है उन्होंने। तो वो सीरियल अगर बनता कहकशां का फैज अहमद फैज के ऊपर, तो कम से कम 4-5 गजलें तो मिल जाती हमें। अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद उन्होंने एक बार बोला था कि मिर्जा गालिब का जो रिकॉर्डिंग उन्होंने किया था सीरियल के लिए जी, तो इट हैड सम कंस्ट्रेंट्स बिकॉज वो उनको ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन करने का चांस नहीं मिला, और इट हैड टू बी डन इन अ सर्टेन वे टू सूट द पिक्चराइजेशन एंड टू सूट द एक्टर। तो उनका वो बात कर रहे थे एक नए प्रोजेक्ट की कि पूरा री इंटरप्रिटेशन ऑफ गालिब इन अ डिफरेंट एंड मॉडर्न वे, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, डिफरेंट म्यूजिक एंड डिफरेंट सॉन्ग्स। वो अनफॉर्चुनेटली वो भी बात रह गई, वो बात बनी नहीं। एक बार उन्होंने बताया था कि आनंद बख्शी साहब के साथ बात चल रही है। आनंद बख्शी वो ही हैज रिटन वेरी गुड शायरी आल्सो, हिंदी फिल्म्स में भी उनकी शायरी का स्टैंडर्ड हैज बीन वेरी हाई। तो वो भी हम वेट करते रहे कि चलिए आनंद बख्शी साहब के साथ एक एल्बम बन निकलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी बात बनी नहीं। तो फिर 2002 में जब संवेदना एल्बम बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेरी 51 कविताएं, उसके ऊपर उनमें से कुछ गिने चुने कविताओं को लेके जगजीत साहब ने बहुत ही कामयाब एल्बम बनाई थी संवेदना। तो उसके बाद उन्होंने खुद बोला था कि वो महादेवी वर्मा के ऊपर भी ऐसे ही बनाना चाहते हैं, एंड कंपनी से बात चल रही है, लेकिन वो बात बनी नहीं, वो भी रह गई वहीं पे। तो उसके बाद एक और चीज, 1990 में चित्रा जी ने बंद कर दिया गाना। उसके बाद हर जो नया एल्बम जगजीत साहब रिलीज करते थे, उस रिलीज फंक्शन में भी प्रेस वाले जाके पूछते थे उनको कि चित्रा जी का कब वापस आएंगी, कब गाना शुरू करेंगे आपके साथ। तो उन्होंने कई सालों तक बोलते रहे कि चित्रा जी जरूर आएंगी, वो फिर से रियाज करने लगी हैं, आ जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी बात बनी नहीं। तो फाइनली दोबारा चित्रा जी ने नहीं गाया। तो इस तरह की चीजें हैं जो हम वेट कर रहे थे कि, और सोचते थे कि यूं होता तो क्या होता, लेकिन वो बात हुई नहीं। तो ये हमारे लिए एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट की चीज है। लेकिन फिर भी विद ऑल दैट, जो इतना कुछ उन्होंने पूरे अपने करियर में किया है, तो आई थिंक वन लाइफ टाइम इज नॉट इनफ टू लिसन एंड अप्रिशिएट ऑल ऑफ दैट। नरेश जी, आपने बहुत सही कहा कि एक लाइफ टाइम किसी के लिए कम पड़ जाएगा। जगजीत सिंह जी ने अपने जीवन में जो कुछ किया है, जो भी योगदान उनका रहा है संगीत जगत को, हमारा ढाई आखिर का ये 3 एपिसोड का सीरीज कभी भी इतना नहीं हो सकता कि हम उनके जिंदगी के या उनके गजल गायकी के क्षेत्र में कहें या संगीत जगत के क्षेत्र में कहें, उनके योगदान को हम कवर कर पाएं। मगर हमने अपनी पूरी कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ रहे और इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे एपिसोड में आप हमारे साथ उनके बातों को शेयर किया। जसविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उनकी गाई गज़लों को न सिर्फ सुनाया, बल्कि उनके साथ आपका जो रिश्ता था और आपने जो उनके साथ अनुभव थे आपने उनको हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों। दर्शकों, इसी के साथ हम आखिरी पड़ाव पर आ रहे हैं। इस सीरीज में हम आखिरी एपिसोड जगजीत सिंह जी का गजल गायकी के क्षेत्र में युग परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका आखिरी एल्बम था इंतहा, और उसी एल्बम से हम एक गजल की फरमाइश करेंगे जसविंदर सिंह बंटी जी से।
इंतहावाज इश्क की कर दे, इंतहावाज इश्क की कर दे। आपके नाम जिंदगी कर दी, आपके नाम जिंदगी कर दी। इंतहावाज इश्क की कर दी। था अंधेरा गरीब खाने में, था अंधेरा गरीब खाने में, था अंधेरा गरीब खाने में। अपने आके रोशनी कर दी, आपने आके रोशनी कर दी। इंतहावाज इश्क की कर दी। आपके नाम जिंदगी कर दी। इंतहावाज इश्क की कर दी। भाई आखर ढाई आखर प्रेम का ढाई